होडल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो आए दिन लोगों की बाइकों को चुराकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से चोरी की गई 3 बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि आरोपियों से पूछताछ के दौरान बाइकों को और बरामद किया जा सके। पुलिस जांच अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुलिस ने शहर में बाइक चोरों की घटनाओं को अंकुश लगाते हुए मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड के निकट 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एक बाइक चोर को इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने पकड़े गए आरोपी ने कब्जे से चोरी की 3 बाइकें बरामद है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र निवासी तुलाराम कॉलोनी होडल में मुकदमा दर्ज किया गया था कि दुकान के बाहर उसकी बाइक चोरी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक चोरों की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि 2 युवक चोरी की बाइक के साथ बस स्टैंड के निकट खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश दी तो वहां खड़े दोनों युवकों को पकड़ लिया गया, लेकिन पुलिस ने थोड़े प्रयास के बाद दोनों युवकों को मौके पर धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम रोहतास निवासी पलवल व साउन निवासी मुंडीवास पुनहाना बताया। ये 2 आरोपी पकड़े, किस आरोपी पकड़े हैं जी, क्या मामला और क्या क्या चीज़ इनसे बरामद की? ये जो 2 आरोपी हमने मनोज सनोप रोहतास कोहिराम कॉलोनी पलवल का है और दूसरा साहुन सनोप सादिक मूडीवास लोहिना कला मेवात का है। ये चोरी के आरोप में पकड़े हैं और इनसे हमने 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और अभी जांच चल रही है। क्या इनको रिमांड पर लिया है? हाँ, इनको पुलिस रिमांड पर लिया गया। क्या दिन की रिमांड है? इनको 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। क्या इन्होंने पहले भी कोई चोरी की वारदात कर रखी है, बाइक चोरी की? हाँ, इन्होंने पहले भी चोरी की वारदात कर रखी है, जिनसे 3 मोटरसाइकिल हमने बरामद की हैं। और भी बरामद होने का आशंका? अभी प्रयास जारी है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुकदमा पहले ही दर्ज था, उसमें इन्होंने बरामद कराई है मोटरसाइकिल। उस मुकदमे में इनको कोर्ट में पेश किया, फिर रिमांड पे लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये एक तोहिराम कॉलोनी पलवल का रहने वाला है और दूसरा मूडीवास लोहिना कला नूह का रहने वाला है। होडल थाना पुलिस ने गांव पेंगलतू निवासी 4वीं कक्षा की छात्रा का गांव के निकट ज्वार के खेतों में शव बरामद किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया है। 10 वर्षीय बच्ची सोमवार दोपहर से ही लापता थी। बच्ची के परिजन इस मामले में थाना पुलिस को शिकायत देने भी गए थे, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने होडल थाने का घेराव किया और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने व पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने की मांग की है। मृतक बच्ची के परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची सोमवार दोपहर से लापता थी। उन्होंने उसे अपने आसपास के घरों में तलाश किया, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत लेकर वह थाना परिसर पहुंचे, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मी महेंद्र ने उन्हें धमकाया और शिकायत लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद कुछ ग्रामीण महिलाएं खेतों की तरफ शौच आदि की ली गई। वहां बच्ची का शव देखते ही उनकी चीख निकल गई। उन्होंने मामले की जानकारी बच्ची के परिजनों को दी। बच्ची के परिजनों ने ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर उसकी निर्मम हत्या की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस शिकायत लेकर समय रहते कार्रवाई करती तो बच्ची के साथ इस तरह की वारदात घटित नहीं होती। जिसके करीब 1 घंटे बाद होडल डीएसपी बलवीर सिंह ने परिजनों को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। वहीं डीएसपी बलवीर सिंह का कहना है कि पेंगलतू से सोमवार शाम को एक 10 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी, जिसके परिजन इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव के खेतों में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया, जिसकी पहचान घर से गायब हुई बच्ची के तौर पर की गई। पुलिस ने शव के कब्जे को लेकर सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया बच्ची के शव को देखने से लगता है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म की पुष्टि अभी नहीं हुई। जांच के बाद कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि टीमें गठित करके मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में किसी भी पुलिसकर्मी की कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होडल थाना के अंदर एक 10-11 साल की लड़की के गुम होने की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की जा रही थी। इस संबंध में लड़की को तलाश करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान हमें सूचना मिली अभी एक ये लड़की मृत अवस्था में गांव के खेतों में पड़ी है, जिसके ऊपर मौका पर पहुँच करके
बॉडी को बरामद करके डेड हाउस पलवल पहुंचा दिया गया है। कई टीमें इसमें लगाई गई हैं। डॉक्टरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसी जितनी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। तो सर यहाँ पर जो यदि परिजनों ने किसी बात की किसी कर्मचारी या किसी के ऊपर कोई आरोप भी लगाया तो हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे। यदि उसकी कहीं उसकी जांच करेंगे, उसमें उसकी यदि उसकी कहीं गलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे। तो क्या सर ऐसा बात बता जा सकता। महिला थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक महिला के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित पक्ष से हड़पे गए 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। महिला थाना प्रभारी अंजू देवी ने बताया कि महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें हनी ट्रैप गिरोह का मुख्य सरगना अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में हनी ट्रैप का धंधा खूब फूल फल रहा है। लोगों को झूठे आरोप में फंसाने का डर दिखाकर लाखों रुपए हड़प लिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल जिले में देखने को मिला, लेकिन यहां हनी ट्रैप अपने मिशन में सफल नहीं हुए, बल्कि पलवल पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला पुलिस थाना प्रभारी अंजू देवी ने बताया कि एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। हतीन खंड के गांव धीरन की गांव में एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीती 21 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास रेप किया गया। रेप के दौरान 5.5 लाख रुपए में समझौता हुआ। पीड़ित व्यक्ति ने इस बारे में वार्तालाप की पैसे लेते रिकॉर्डिंग पुलिस की शिकायत दी गई। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने रेप की शिकायत देने वाली महिला, उसके पति सहित 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया। हनी ट्रैप के इस मामले में महिला सहित 4 लोग शामिल है। चौथी आरोपी को हिरासत में लेने के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपी को जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ भैया जी, क्या मामला है आपके भाई पर जो ये आरोप लगाया गया था, फिर पैसे वैसे ऐसी गई हनी ट्रैप का मामला बताया जा रहा है? हमारे भाई पे का रेप केस लगाया जा रहा था और फंसाया जा रहा था मेरे भाई को, और इसके लिए हमारे भाई से हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि 10 लाख रुपए दो और तुम्हारा मामला निपट जाएगा। इस तरीके से 2-3 दिन ये बात चलती रही। फिर जैसे कोई बीच का आदमी आया था, उसने 6:30 में बात डन करा दी कि 6:30 दे दो, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फिर हमने पुलिस को ये सूचना दे दी कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया गैंग को पकड़वाने के लिए। हमने जैसे पैसे दिए 6.5 लाख रुपए, पुलिस ने उनको पैसे बांटते हुए दर्द पहुँचा। कितने लोग थे, कौन कौन थे, कितने भाग के इसमें तकरीबन 5, 6, 7 के लगभग लोग थे। 3 लोग पकड़ लिए हैं, 2 लेडीज़ पकड़ ली है और एक शायद राहिल नाम का लड़का को भी पकड़ लिया है। एक नवाब पकड़ लिया है। इसमें 3 लोग पकड़ लिए। कितने भागी, कौन कौन थे भागने वाले? भागने में 4-5 लोग, 3-4 या 4-5 के अप्रोक्स भागने वाले अन्य लोग। रहने वाले कहाँ के हैं, कुछ पता है? रहने वाले 3 थे। हतीन में कहाँ के हैं ये पता नहीं ये कहाँ का। अब शिकायत दे रहे हैं आप? हाँ जी, शिकायत दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है, क्या ये मामला, पहले क्या शिकायत लगाई, किस तरह से पैसे जा रही है? दिनांक 24/8 को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई, जो पीड़िता ने दरख्वास्त बलात्कार वाले थाने में आकर दी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया और अभियोग अंकित करने के पश्चात पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जीएस पलवल में कराया गया। जीएस पलवल में पीड़िता ने डॉक्टर साहब के सामने पीड़िता वयस्क के पति ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया गया। उसके पश्चात पीड़िता को उसके हवाले उसके पति के किया गया। फिर दूसरे दिन पीड़ित परिवार ने क्या शिकायत की इसमें? दूसरे दिन पीड़ित आरोपी का पिता जले सिंह पुत्र किशन सिंह ने हाजिर थाना आकर एक दरख्वास्त दी, जिसने बताया कि भाई उनसे आरोपी पीड़िता पक्ष ने भाई 2 लाख रुपए ले लिए हैं और 4 लाख रुपए ना देने की एवज में उन्हें धमकी दी है कि भाई अगर 4 लाख रुपए नहीं दिए तो भाई उनसे कोई बलात्कार के मुकदमे में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। किस तरह से आपने पकड़ा लिया? जो आरोपी के पिता जले सिंह की दरख्वास्त पर अभियोग अंकित किया गया, उसके पश्चात वही मुकदमा जामे मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वही आरोपियों की तलाश की गई। जो मतलब आरोपी जो लड़की है और उसके पति को अपना हतीन से धीरन की रोड से गिरफ्तार किया गया है
कितने पैसे बरामद हुए इसमें? वही जिनसे दोनों पति पत्नियों से 1.5 लाख रुपये बरामद किया गया। 2 और आरोपी हैं। 2 अन्य आरोपी राहिल को जयंती मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा अपना नवाब को अपना पलवल हतीन रोड से गिरफ्तार किया गया है। कितना पैसा टोटल इनसे बरामद हुआ है? जिनसे 25-25 हज़ार रुपये राहिल से और अपना नवाब से 25-25 हज़ार रुपये बरामद किया जा चुका है, जो आरोपियों को गिरफ्तार करके IPS अदालत किया जा रहा है। और भी है इस मामले में कोई लोग आरोपियों में? हाँ जी, इसमें एक आरोपी और है साबू, जो वैसी का है। मास्टरमाइंड कौन था इसकी? किसने बनाई ये प्लानिंग, किसने करी? ये साबू ने ये सब अपना वो है जाल रचा है इसने, उसके जरिए ये सब कार्य हुआ है। कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? जो उसको गिरफ्तार करने के काफ़ी भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके मुकदमे का निपटारा किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ शारीरिक शिक्षक समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर कर्मिक अनशन 72वें दिन भी जारी रहा। सरकार बर्खास्त PTI शिक्षकों के दुख की सुध नहीं ले रही, जिसके चलते आए दिन सरकार के प्रति अध्यापकों का रोष बढ़ता जा रहा है। अध्यापक राजेश व परविंदर डागर ने कहा कि गर्मी, बरसात और महामारी के प्रकोप को झेलते हुए शारीरिक शिक्षक नौकरी बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नई भर्ती परीक्षा लेकर मामले को उलझाने का प्रयास किया है। निर्दोष सरकारी शिक्षकों की नौकरी को लेकर स्पष्ट तौर पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश का प्रयोग कर चुकी हैं। हरियाणा विद्यालय संघ सरकार से अपील करता है कि निर्दोष शारीरिक शिक्षकों का मामला स्पष्ट तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, अतः सरकार अध्यादेश लाकर निर्दोष सरकारी शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि आनन फानन में लिए गए फैसले ने शारीरिक शिक्षकों के परिवार को गहरी चोट दी है। इस स्थिति में सरकार ने नौकरी बहाली नहीं की तो परिवार उजड़ जाएंगे। सरकार से हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं दिया है। यहाँ तक कि सरकार की जो मंशा थी टेस्ट लेने की, वो भी उसने अपनी पूरी कर लिया, लेकिन हमारे 1983 PTI परिवार जो था उसने उस टेस्ट का पूरी तरह से पूर्ण बहिष्कार किया और हमने एक छत के नीचे आकर सबने ये परिचय दिया है कि हम सब 1983 PTI परिवार एक हैं। रही बात सरकार की, जो आप सर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार की जो मंशा है बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी अभी टेस्ट से पहले एक हेयरिंग्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, वो सरकार ने अपनी गलत देश उसके विरोध में हमारे PTI जो परिवार हैं उनकी बहाली को लेकर जो हमारा स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी उसको चेंज करा दिया गया, यानी कि उसको डेट को पोस्टपोन करा दिया गया। उसके बाद वो पोस्टपोन होने के बाद 24 तारीख की रखी गई, उसके बाद से भी फिर वो हटा दिया गया, फिर वो अभी 26 तारीख की बताई जा रही है। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ये साफ हो गई है कि वो हमारे हित में नहीं है, ना ही वो हमारे कोई ऐसी बहाली को लेकर संवेदनशील है कि वो हमें रखना चाहती है। लेकिन हम सरकार की जो चुनौती है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को तेज रखेंगे और बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। अब आगे जो सरकार करना चाहे वो हमारे साथ कर सकती है और इससे ज्यादा करेगी क्या, हम रोड पर तो उसने बिठा ही दिए हैं। परविंदर डागर DP पलवल का प्रधान जी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान पलवल। बताओगे क्या कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 26 तारीख से जो ये मानसून सत्र जो सरकार हमारी जो चलाने वाली है उसमें सरकार को परमात्मा ये सद्बुद्धि दे, एक जो है ये जो परिवार उजड़े हुए हैं इनकी तरफ अपना ध्यान रखें और अध्यादेश ला करके इनका जो भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, इनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सरकार को समायोजित करने चाहिए ऐसी सरकार। इससे आगे जो बड़ौदा को जो इलेक्शन आने वाला है उसमें वहाँ हम सरकार को इस प्रकार से दिखा देंगे कि ये जो है की परीक्षा हम लेंगे सरकार की कि किस प्रकार से अपने उसमें कामयाब होती है। जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने आज पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में हरियाणा प्रदेश पलवल जिले को टॉप 3 में लाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से सूखे कूड़े का निष्पादन किया जाएगा। जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि घरों से उठाए गए सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग किया जाएगा। गीले कूड़े को प्रोसेस करके खाद बनाई जाएगी जो खेतों में खाद के तौर पर प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि
पलवल में अभी 22 वार्डों में ही डोर टू डोर कूड़े का उठान हो रहा है। शीघ्र ही सभी 31 वार्डों में यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पलवल के सभी वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी हायर करने की मंजूरी के लिए विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। विभाग के पास मंजूरी मिलने के बाद टेंडर छोड़ दिया जाएगा। जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि पलवल शहर को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। पलवल शहर में बरसाती पानी व नालियों के गंदे पानी की निकासी के लिए भी अमृत योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत अभी तक 40% कार्य किया गया, जबकि 60% कार्य करना अभी बाकी है। अमृत योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में गति लाई जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी भी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल नगर परिषद में पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो शहरी क्षेत्रों के लिए है, इसकी रैंकिंग हरियाणा की देखें तो काफ़ी खराब है। उसको सुधारने का कार्य दिया गया है। हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किया जाता है, उसकी रैंकिंग आप सबके पास अवेलेबल है और पलवल की स्थिति काफ़ी ख़राब है जैसा कि आपने बताया। तो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर मतलब ये है कि जो आपका कूड़ा है जब वो घरों से या दुकानों से उठ रहा है तो वहीं पे वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब वेस्ट का उसको अलग अलग करना। ड्राई वेस्ट जो सूखा कूड़ा है उसको अलग उठाना है, जो गीला कूड़ा है उसको अलग उठाना है। जो गीला कूड़ा है उसको प्रोसेस करके खाद बनाई जाती है जो कि खेती में काम आएगी, और जो आपका सूखा कूड़ा है उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगता है जिसके अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है। अभी जो मैंने अपने ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते में यहाँ पर देख लिया है वो मुझे ये समझ आ गया है कि यहाँ पे ये कार्य नहीं हो रहा है। एक टेंडर दिया गया है जो कि स्टॉक गैप अरेंजमेंट है 2 महीने के लिए, जिसमें वो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं डोर टू डोर, लेकिन वो भी सिर्फ 22 वार्डों में हो रहा है 31 में से, जबकि होना चाहिए सारे 31 वार्ड में, क्योंकि पूरे शहर का एक साथ होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक नया डोर टू डोर का हम एजेंसी, क्योंकि ये पालिका के बस की या परिषद के बस की खुद से काम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से नहीं होता, इसमें मैन और मशीनरी एक्सपर्टीज़ वाली चाहिए होती है। तो यूजली अगर आप देखें कहीं भी जो है वो एक एजेंसी के तहत कराया जाता है। तो एक टेंडर जो है वो यहाँ से बना के स्वीकृति के लिए हेडक्वार्टर्स यानी कि डायरेक्टरेट ऑफिस भेजा गया है। तो मैं आज इनफैक्ट आपकी ब्रीफिंग के बाद मेरा वही उद्देश्य था कि उसको मैं एक बार खुद भी पर्सनली पूरा देख के और फिर वहाँ से स्पीड अप कराऊंगी ताकि डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द चालू हो टेंडर लगा के, और उसके वेस्ट का जो है प्रोसेसिंग भी हो, आगे खाद भी फार्मर्स के काम आए और शहर थोड़ा साफ नज़र आए, क्योंकि अभी तो गंदगी काफ़ी है। पलवल के हसनपुर थाना पुलिस ने दहेज की लालच में आकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के पिता के बयान पर पुलिस ने 2 महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है और दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी आस मोहम्मद ने बताया कि उनको हसनपुर निवासी नरेश ने जो शिकायत दी उसमें बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व उनकी बेटी कमलेश की शादी गांव भिड़ूकी निवासी इंद्रजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही बेटी को उसके ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करने लगे, जिन्हें कई बार समझाया भी गया, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए और देर रात उनकी बेटी को उनके पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी ने छत के पंखे से फांसी पर फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर 5 आरोपियों से मृतका महिला के पति इंद्रजीत को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जनाब, ये जो आरोपी पकड़ा, किस आरोप में पकड़ा, क्या मामला है? ये इंद्रजीत सनोफ सतप्रकाश निवासी भिड़ूकी हसनपुर में कमलेश डॉटर ऑफ नरेश के साथ शादीशुदा था 2015 से। जो कमलेश को ये दहेज के संबंध में प्रताड़ित करते आ रहे थे और दिनांक 22-23 की रात को इन्होंने उसके गले में चुन्नी का फंदा लगा के मार दिया, उसकी हत्या कर दी।
हाँ, उसकी हत्या कर दी अपनी घरवाली। तो आपने क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज करके पेश अदालत में। तो इस मामले में कितने आरोपी हैं टोटल? अभी जांच है, इसमें 5 आरोपी। अच्छा, तो ये मृतक महिला का पति है? ये महिला मृतक का पति है, इंद्रजीत। अच्छा, तो आज इसको अदालत पेश किया जाएगा? हाँ जी, आज अदालत पेश किया जाएगा। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल पलवल के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पलवल सर्किट यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ है। कर्मचारी को मांग को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई है और कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा बिजली विभाग के कार्यरत 31 कर्मचारी को बगैर नोटिस दिए निकाला गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 वर्षों से विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली निगम के कार्यरत कर्मचारियों को कुछ वर्ष के बाद में रोल पर दिया जाता था, लेकिन 12 वर्ष तक सेवा देने के बाद भी ऐसे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का आरोप लगाया गया है कि निकाले गए कर्मचारी को दस्तावेज फर्जी हैं, तो उन कागजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों की जब तक भर्ती की गई उस दौरान एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने दस्तावेजों की जांच के बाद ही कर्मचारी को नौकरी पर रखा था। फर्जी दस्तावेजों पर अगर किसी अधिकारी ने कर्मचारी पर लगाए गए खिलाफ कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक हमारी जो मांग है और जिन पर हमारी अधिकारियों से सहमति बनी है उनको जब तक लागू नहीं करते तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। मुद्दा कुछ तो हमारे कर्मचारियों की समस्या हैं, जो कर्मचारी नौकरी कार्यरत हैं उनकी कुछ समस्या हैं, उनके एजेंडे दे रखे हैं। कुछ 31 कर्मचारी हमारे जो कर्मचारियों ने निकाल रखे हैं और 12-12 साल उनको कर्मचारियों को लगे हुए हो गए। हमारा ये भी कहना है इसमें कि पिछली बार जो कर्मचारी हम हमारे इसमें लगाते थे डेली बेसिस पे आरटीएम के उसमें, और वो कुछ दिन बाद निगम उनको रोल पे कर देता था, रेगुलर कर देता था। अब 12-12 साल इन कर्मचारियों को हो गए, 35-40 साल इनकी उम्र हो गई, ये ओवररेज हो गए और अब इनको निकाला जा रहा है। और हमारे इसमें ये भी मांग है, मान लीजिए ये इनके कागज़, अधिकारी कहते हैं कि इनके कागज़ बोकस हैं, वो कागज़ भी अभी तक चेक नहीं किए और उनसे पहले ही निकाल दिए। पहले तो प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि थ्रू प्रॉपर चैनल से उनके पास नोटिस भेजते, भैया आप अपने कागज़ जमा करें। और मेरा ये भी कहना है कि जब उनकी भर्ती हुई 12 साल पहले, एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट की, एक कमेटी भी बनाई और उस कमेटी ने उनके कागज़ चेक किए बाकायदा, और चेक करने के बाद ही उनको लगाया गया। फिर मेरा मानना ये भी है कि अगर बोकस कागज़ों पर अगर किसी अधिकारी ने या किसी कमेटी ने 12 साल पहले कोई कर्मचारी लगाए तो वो कमेटी भी दोषी है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। यूपी के बलिया में हुई पत्रकार रतन सिंह की हत्या और देश के अलग अलग राज्यों में पत्रकारों के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री के नाम फरीदाबाद के दर्जनों पत्रकारों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज्ञापन में मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून एवं दिवंगत पत्रकार के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। पत्रकारों ने बताया कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीते देर रात सोमवार को उत्तर प्रदेश में बलिया में बदमाशों ने एक टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्रकार के साथ आए दिन हो रही हत्या हम सभी के लिए चिंता का विषय है। मैं डीसी साहब के पास जो है मैं टाइम लेके आया था, जिस प्रकार से निरंतर पत्रकारों की जो हत्या हो रही है, अभी रिसेंटली जो है विक्रम जोशी की हत्या हुई थी, फिर उसके बाद से जो है रतन सिंह की हत्या हुई है, तो जो है ठीक नहीं है। इसलिए पत्रकारों का जो कानून सुरक्षा जो है वो जो है मिले, इसलिए उसके लिए हमने महामहिम जो है राष्ट्रपति महोदय को और जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों को जो है उसको जो है सुरक्षा मिले, क्योंकि निरंतर जो है आए दिन जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं जो है ठीक नहीं है, सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। हम लोग कितनी कड़ी मेहनत करके जो है सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, खबर आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो है पता चलता है कि दिन में हत्या हो गई, रात में हत्या हो गई, झूठे मुकदमे दर्ज हो गए, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हम लोगों के ऊपर लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, महामहिम से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो है
हम लोगों के भी पत्रकारों के हक में जो है सुरक्षा जो है कानून जो है वो मिले, और जो है ये जो हत्याएँ हो रही है वो रुके, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग दुखी मन से जो है इस बात को जो है आवाज़ उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो है कड़ी से कड़ी जो है हम लोगों को सुरक्षा मिले और हमारी बात सरकार तक। सर, आज सारे पत्रकारों ने यहाँ नगर सचिवालय में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है पत्रकारों की? पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। सत्य का संधान में जुटे हुए हैं पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जगह जगह जाकर समाचार संकलन करते हैं और उन्हें परोसते हैं, सूचनाएं लाते हैं, पूरे देश को बताते हैं और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। जिन लोगों को ये खरीद नहीं सकते उन्हें खामोश कर देने की कोशिश है। और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। तमाम मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि एक तो पत्रकार सुरक्षा कानून बने, और ये जो दोनों पत्रकार विक्रम जोशी और रतन सिंह हाल ही में बलिया में जिनकी हत्या हुई है, गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या हुई, इन दोनों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें। थाना मुंडावर ग्राम पंचायत पदमाड़ा खुर्द में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का 3 घंटे में खुलासा थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी पति विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि टेलीफोन के जरिए हमें सूचना मिली कि ग्राम पदमाड़ा खुर्द में एक महिला की हत्या हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी मैं जाप्ता ग्राम पदमाड़ा खुर्द में घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर मृतका मनीषा पत्नी विकास कुमार जातीय हीर उम्र 28 साल निवासी पदमाड़ा खुर्द का कमरे के कोने में मिला शव। घटनास्थल प्रथम दृष्टया महिला ने स्वयं फंदा लगाकर आत्महत्या करना दिखाई दे रहा था। मौके से मृतका का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए CSC अस्पताल मुंडावर भिजवाया। मृतका के पीहर पक्ष ने हत्या व दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पीहर पक्ष वालों ने मृतक के पति, ससुर, जेठ जेठानी इत्यादि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मृतका का पति नशे का आदी था। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ पर सामने आया कि मृतका के अन्य लोगों से नाजायज संबंध थे, जिस संबंधों की जानकारी मृतक के पति विकास कुमार को हो गई थी, जिस बाबत दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था। मृतका को उसके पति विकास कुमार ने उन लोगों के साथ अनैतिक कार्य करने के देखा गया था। अवैध संबंधों के चलते मृतक के पति ने मौका देखकर अपनी पत्नी का गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी। देखिए, पूरे जनपद में अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी के अभियान चल रहे हैं, और जिसके क्रम में विभिन्न तरह के अपराधों में अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। ऐसे अपराधी दोबारा घटनाएं न करें, इसलिए उस पर सतत निगरानी करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए ऐसे अपराधियों को चिन्हीकरण करते हुए हिस्ट्री शीट खोलकर सभी थानों में निगरानी करने की व्यवस्था है, जिसके क्रम में इस वर्ष अभी तक 85 हिस्ट्री शीट को हम लोगों ने खोला है, और इस महीने में 35 हिस्ट्री शीटर नए बनाए हैं। करीब 150 अपराधियों की और चिन्हीकरण कर ली गई है, जिनके शीघ्र हिस्ट्री शीट खोलकर उनकी निगरानी प्रारंभ कर दी जाएगी। ऐसे अपराधियों का निगरानी करने के लिए हमने ईगल मोबाइल भी बनाया है, जो प्रत्येक थाना क्षेत्र में 2 कांस्टेबल्स की टीम है, और वो प्रत्येक माह अपराधियों की निगरानी करती हैं। और इसी प्रकार से हमने गैंगों का पंजीकरण भी अपने पूरे जनपद में कराया है, ताकि
गैंग रजिस्टर होने के बाद उन गैंगों पे हम अपनी नज़र बनाए रखें और किसी प्रकार की गंभीर घटना न कारित कर दे, उससे हम बच सकें। पलवल के ओड़ा थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास ने शहर में आए दिन बढ़ रही एटीएम की घटनाओं को लेकर बैठक में अधिकारियों को बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई। सभी एटीएम गार्ड लगाने के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए निर्देश दिए गए। यहीं मीटिंग थाना प्रभारी ने एटीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर की गई। मीटिंग में आए सभी बैंक के अधिकारियों ने शहर में लगे एटीएम पर गार्ड रखने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही इन एटीएम मशीनों की सुरक्षा की जाएगी ताकि कोई एटीएम टूटने की घटना ना हो सके। आपको बता दें कि होटल में अक्सर एटीएम टूटने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि वहां पर गार्ड तैनात किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत करा दी जाएगी, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। तो बैंक के सभी मैनेजर यहाँ पर आज जो होटल में बैंक है सभी मैनेजर बुलाए थे और उनसे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए और ख़ास तौर पे जो एटीएम जहाँ पर जिन बैंकों के एटीएम हैं उन एटीएमों पे सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए उनसे बातचीत की गई और उनको एक लिखित में भी मैंने उनको एक पत्र दिया है कि भाई जितने भी हमारे थाना के एरिया में एटीएम हैं भाई उन पर रात के समय में सभी पर गार्ड लगाए जाए ताकि एटीएम की वारदात ना हो सके। और समय समय पर हम स्वयं भी चेक करते हैं और गार्ड अगर लग जाएंगे तो और भी अच्छी सुरक्षा हो जाएगी। तो सर क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम जो मैंने पत्र लिख के दिया है उसके आधार पे वो ऊपर लिख के भेज देंगे और हम जल्दी ही जितने भी एटीएम है सब पे सुरक्षा गार्ड लगा देंगे। गूंगी, बहरी और मानसिक रूप से विक्षिप्त 13 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस में शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को अपना शिकार बना डाला। पीड़िता के परिजनों की माने तो नाबालिग मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वह सुनने और बोलने में लाचार है। पिछले कुछ दिन से लड़की काफ़ी परेशान नजर आ रही थी, जिसके बाद परिवार वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है और बुरी तरह मारा पीटा था, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनसे बदसलूकी की, पर बाद में उनके विरोध के चलते मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस अपने ऊपर लगे लापरवाही के आरोपों से इनकार कर रही है। उनके मुताबिक शिकायत मिलते ही उन्होंने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जो है आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या है मामला? थाना खेड़ी पुल में मुकदमा दर्ज हुआ है। माइनर लड़की है, डेफ एंड डम्ब है और मेंटली चैलेंज्ड है। उसके साथ रेप की शिकायत कल आई थी, जिस पे थाना खेड़ी पुल फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हीं के घर से कुछ दूरी पे रहने वाले एक 50 साल के आसपास के व्यक्ति को उसके परिजनों ने मौके से रंगे हाथों पकड़ा, जो लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि हम थाने में शिकायत करने आए थे तो उल्टे हमें 2 दिन तक थाने में गए थे, वो दूसरे दिन भी गए थे, आज दूसरा दिन है। मतलब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने हमें ही बैठा लिया था, उसको गिरफ्तार नहीं करे, शोर शराबा करा, हंगामा करा, तब ये कार्रवाई हुई। मुकदमा तो कल से दर्ज है, कल आए थे थाने में, कल ही दर्ज हो गया था। गिरफ्तारी कैसे हुई है आरोपी की? गिरफ्तारी मौके से हुई है। उसके लड़की के जो परिजन हैं उन्होंने अक्यूज को पुलिस को हैंड ओवर किया है, मौके पे रंगे हाथों पकड़ा था, उसकी अरेस्ट डाली है। लड़की की सेम डे सेम टाइम पे मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची की हालत की बात करें तो किस हालत में है बच्ची? बच्ची अभी स्टेबल है, मेडिकल उसका करा दिया गया है। बच्ची 5-5.5 महीना प्रेग्नेंट भी है और क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकती है और मेंटली चैलेंज्ड भी है, इसलिए स्पेशल इंटरप्रेटर का अरेंजमेंट किया जाएगा, जिससे कि उससे संवाद कायम किया जा सके और उसकी बात को पूरी तरह समझा जा सके।
जी ये जो महिला के साथ दुष्कर्म का जो मामला है ये हम लोग के संज्ञान में आज ही आया और इस पर तुरंत कार्रवाई करके अभी तक 4 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, सिक्योर किया है और आगे पूछताछ जारी है। सर वीडियो कब का है और कहाँ का है? अभी तक का जो अनुसंधान है ये वीडियो जो है वो घटना जो है वो 5 से 6 दिन पहले की है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। और ये जो घटना है वो अंदर की है, जेजोर विलेज के पास एक नहर के आसपास की घटना है। तो हम सारे बिंदु पे और भी जो इनमें संलिप्त थे या उस वीडियो में दिख रहे हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं और जल्दी ही हम सारे लोगों को चिन्हित करके उनको सिक्योर करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अब महिला के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि कौन है और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं।